पीएचडी चैम्बर के प्रेसिडेंट संदीप सोमानी जी, श्री सुमन खेतान जी, शरद जयपुरिया जी, सेक्रेटरी जनरल सुष्मिता शेखर और उपस्थित सभी रिस्पेक्टेबल भाई और बहनों, मुझे आपके कार्यक्रम में आते हुए खुशी हुई है कि आज की आर्थिक स्थिति में हमारी पार्टी क्या सोच रही है, ये बताने का मौका आपने मुझे दिया है। हमारे देश की आज की आर्थिक स्थिति हम जिस प्रकार से अपेक्षा कर रहे थे उसके अनुसार आज सही दिशा में नहीं है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में काफ़ी कमी आई है। डॉलर की तुलना में जो रुपया है उसकी कीमत लगातार बढ़ रही है, 58 रुपये तक गई है। हमारी इंडस्ट्री काफ़ी बंद पड़ रही है, पावर शॉर्टेज बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट जो थे उसमें गति कम हुई है और स्वाभाविक रूप से देश के अनेक भागों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ रही है। सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो स्वाभाविक रूप से इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है उसके कारण समस्या और खड़ी हुई है। मैं रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी से जुड़ा हुआ हूँ, तो ग्रामीण क्षेत्र के समस्याओं से भी बहुत नज़दीक से जानता हूँ। मुझे लगता है कि ये जो स्थितियाँ पैदा हुई है इसमें से मैं निराश नहीं हूँ। मेरा विश्वास है कि इसमें से हम बाहर निकलकर आगे जा सकते हैं, हमारे उसमें पूरी क्षमता है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। और इसलिए मैं आपको इस बात के लिए विश्वास दिलाना चाहूँगा कि पिछले 2 साल से हमने हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस का एक सेल शुरू किया है और मुझे लगता है परिस्थितियाँ बदल सकती है। एक छोटी सी बात आपको मैं बताऊँगा कि हमारे 9 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करीब 1.5-2 साल पहले मुझे मिले थे, तब मैंने उनको उनका जीडीपी कितना है, हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स कितना है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, तो फाइनेंस मिनिस्टर और दोनों से काफ़ी चर्चा की। तब उन्होंने का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2.40% था। तो मैंने उनको कहा कि ये स्थिति तो अच्छी नहीं है। आज मुझे बताने में अड़चन नहीं, मैंने कहा कि मैं 100 में से अगर आपको मार्क देना चाहूँगा तो 15-16 के ऊपर नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा इसको इम्प्रूव कैसे करें। तो मैंने उनको कहा कि जो इरिगेशन के प्रोजेक्ट से जो इनकम्प्लीट है उसको पूरा करिए और पहले इसमें इरिगेशन को आप प्रायोरिटी दीजिए। अगर खेती को पानी मिलेगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो किसानों की, गाँवों की परचेसिंग पावर अगर बढ़ेगी तो इकोनॉमी निश्चित रूप से और आगे जाएगी। और रिवर कनेक्टिविटी की भी सेकंड प्लान में आप योजना बनाई है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने इतना अच्छा काम किया कि 2 महीने पहले जब मैं भोपाल में एक 3-4 लाख किसान इकट्ठा हुए तब वहाँ गया, तब मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18% हुआ। तो मैंने उनको कहा कि शायद आपने हिसाब में कुछ गलती की है, आप नाराज मत होइए, मैं आपका सम्मान करता हूं, पर मुझे लगता है कुछ हिसाब में गलती है। आप चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन लगाइए और मेरी बात करवा दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा रेट नहीं बढ़ सकता। तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, बिल्कुल इतना ही है। बोला मुझे बात करने दीजिए। तो चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने स्टेज पर से फ़ोन लगाया और मेरी बात करवाई। उन्होंने कहा 18%। मैं अचंभे में पड़ गया। आज देश में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश में है, 18%। तो स्थितियाँ बदल सकती है। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। और इंडस्ट्री को अगर डेवलप करना है तो 4 बातें जरूरी है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और एग्रीकल्चर को प्रोग्रेस करना है तो उसमें सीड, फर्टिलाइज़र, अभी वो आप सवाल पूछ रहे थे, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा कि एग्रीकल्चर वालों पर आप इनकम टैक्स क्यों नहीं लगाते शायद। तो मैं अभी फर्टिलाइज़र की प्राइस पिछले 3 साल में 4 गुना बढ़ी है। 300 रुपये का जो बैग मिलती थी वो अब 1200 रुपये पे हुई है। और गेहूं और चावल की प्राइसेस वही है। तो मुझे एग्रीकल्चर में सीड, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, उसमें वाटर मैनेजमेंट, लो कॉस्ट कैपिटल और उसके साथ प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज एंड स्टोरेज कैपेसिटी और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जब होगी तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर में निश्चित रूप से
प्रगति होगी और उसके कारण अर्बन इकोनॉमी के भी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। जो दिल्ली में लोग आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? इसका बेसिक कारण पॉवर्टी है, और इसका मैं ये मानता हूँ कि रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड एंड करप्ट गवर्नेंस इज द बेसिक रीजन फॉर आवर ऑल प्रॉब्लम्स। मैं आपको एक बात विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ कि आज की स्थितियाँ बदल सकती है। हमारा स्ट्रक्चर मजबूत है, हमारे पास नेचुरल वेल्थ अच्छी है, मिनरल वेल्थ अच्छी है, पानी है, अच्छी ज़मीन है, ब्रेन है, सब कुछ हमारे पास है। और ये कैसे बढ़े, इसके लिए अगर सही नीति अगर हम अपनाएंगे तो मुझे लगता है इसमें प्रॉब्लम नहीं आएंगे। हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें मेरे सामने एक सवाल पैदा हुआ कि ये डिफेंस ने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में एयरपोर्ट्स एविएशन में बनाए हैं। मैं कल डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से देख रहा था, एक 60-70 हेलीकॉप्टर ऐसे ही पड़े थे। तो मेरे मन में आता कि ये एयरपोर्ट्स का उपयोग टूरिज़्म के लिए अगर एयरपोर्ट्स अलाउ किए तो टूरिज़्म डेवलप होगा। टूरिज़्म में 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होती है वो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पर खर्चा होती है। तो डिफेंस वाले अपने कोई एयरपोर्ट यूज़ नहीं करने देते हैं। जो हेलीकॉप्टर पड़े वो डेड एसेट्स हैं। आज अरुणाचल, नागालैंड में रोड ही नहीं है। कम से कम मैं तो भी ये कह सकता हूँ कि रोड सेक्टर में हम पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से रोड बना सकते हैं। और मेरा अनुभव है कि 10 करोड़ रुपए सरकार से लेकर 4000 करोड़ रुपए कैपिटल मार्केट से खड़े करके मैंने 2.5 साल में 8000 करोड़ के काम किए थे, फुल ट्रांसपेरेंसी से किए थे। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे ऐसा एक फील्ड है कि जिसमें बीओटी, एनयूटी अगर करेंगे तो रेलवे में करीब 2,40,000 50,000 करोड़ का पोटेंशियल है। और थोड़ी सी नीति बदलनी चाहिए। अब हाउसिंग इंडस्ट्री है, आज पूरी देश की हाउसिंग इंडस्ट्री 1% लोगों के लिए काम करती है। 10 लाख के ऊपर का मकान लेने की क्षमता केवल 1% लोगों की है। अगर मेट्रो सिटी को छोड़कर अगर छोटे शहरों में अगर गवर्नमेंट ऐसी स्कीम डालती है कि भाई 5 साल के लिए 5 लाख रुपए का मकान अगर आप खरीदी करोगे तो 0% इंटरेस्ट 5 साल तक रहेगा, उसके आगे के 5 साल के लिए 3 और उसके बाद में 5, तो 1200-1300 रुपये महीना आता है। तो गरीब से गरीब आदमी घर खरीदी करेगा। और 1% से जगह इंडस्ट्री 10 गुना बढ़ती है तो स्टील, सीमेंट और एम्प्लॉयमेंट कितना पोटेंशियल बढ़ेगा। और मुझे लगता है रिसेशन दूर हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमको रूरल और एग्रीकल्चर इंडिया में हमारे ग्रोथ इंजन को एक्सेलरेट करना पड़ेगा और स्पीड से ले जाना होगा। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर में गुंजाइश है। और इसके लिए जो सही कह रहे थे कि गवर्नमेंट हर चीज़ करने का जो जिद करती है वो अच्छी बात नहीं है। गवर्नमेंट इज प्रूव टू बी वर्स्ट एजेंसी। गवर्नमेंट जिसका राजा व्यापारी उसकी जनता भिखारी। जिनके स्टेक्स नहीं है वो क्या करेंगे, अधिकारी बेचारे इमड़ी बन जाएंगे, तो उनको क्या लेना देना है। जो खुद का पैसा कर्जे से, ब्याज से लेता है उसको समझ में आता है कि धंधा कैसे करना। तो सरकार में ऐसा है कि गोल्ड निकालने के लिए भी कोई कंपनी खोली तो भी वो भी घाटे में ही चलती है। अभी गोल्ड में स्थिति ऐसी है कि मैं बीच में अध्ययन कर रहा था, हमारी इकोनॉमी बिगड़ने के 2 महत्वपूर्ण कारण है। एक 2,40,000 करोड़ का गोल्ड इंपोर्ट है और 6 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है। अब देश में 23 गोल्ड माइंस है, मध्य प्रदेश में भी है, पर यहाँ कोई काम ही नहीं करने देता। अगर है तो आधी गोल्ड माइन पर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट बोलते हैं नो, जाना नहीं, आपने निकालना नहीं गोल्ड। जो है उसमें वायबिलिटी नहीं है। आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलियन और कैनेडियन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर हम हिंदुस्तान में गोल्ड अगर निकालेंगे तो मुझे लगता है अगर हमने आधा भी 2,40,000 करोड़ का 1,20,000 करोड़ भी गोल्ड अगर इंडिया में तैयार किया आया तो डॉलर की तुलना में रुपए का मूल्य 45 रुपये पे आ सकता है। मैं कल नागालैंड से डिब्रूगढ़ आ रहा था तो जगह जगह पर अंगार लगी थी। तो मैं ऊपर से हेलीकॉप्टर से देख रहा था, इतना पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, गैस है, अरुणाचल में है, नागालैंड में, हम नहीं टैप कर रहे। और हम लोग 6 लाख करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं। हम बायोफ्यूल को इनकरेज नहीं करते। मैं 7-8 साल से बायोफ्यूल में काम कर रहा हूँ। ब्राज़ील में 100% इथेनॉल पर इंजन चलते हैं।
हमारे देश की हीरो कंपनी ने एक बाइक तैयार की 100% इथेनॉल पर, और वो बाइक ब्राज़ील में चल सकती है, तो हमारे देश में क्यों नहीं चल सकती? इथेनॉल इज एब्सोल्यूट अल्कोहल। और हमारे जैसे अनेक लोग इथेनॉल तैयार करते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, ग्रीन फ्यूल है। और ब्राज़ील में तो हमारी जो कंपनी है होंडा, जनरल मोटर्स, फिएट, बाद में वॉक्सवैगन, इन सब कंपनियों की 100% इंजन इथेनॉल पर चलने वाले हैं। और इस देश में अभी तो ड्यूश एम्बेसडर मेरे पास आए थे, वो कह रहे थे कि जो बायोमास जो है, ग्रीन बायोमास, उसमें एंजाइम ऐड करके उससे 180 लीटर इथेनॉल पर टन हो सकता है। उन्हें टेक्नोलॉजी भी दी है पुणे की एक कंपनी प्राच करके उनको। तो इस देश में ग्रीन फ्यूल तैयार होगा तो किसानों की इकोनॉमी बदल जाएगी। किसान जो है उनको मोलाइसिस से हम इथेनॉल बनाते हैं, कितनी बड़ी रूरल इकोनॉमी बदल जाएगी। मैं 5-7 साल से एक मिशन में काम कर रहा हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। By using biotechnology, we can generate biomass, and by using biomass, we can make power and also green fuel. अब ये संभव है, पर हम उसको इनकरेज नहीं करते। वेस्टलैंड में नॉन एडिबल ऑयल सीड जो है, वो जंगल में वनवासी क्षेत्र में अगर हमने डीजल बनाना शुरू किया, बायोडीजल, तो इजीली तैयार होता है, अब कोई कठिनाई नहीं है। हम हमारे देश में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट जो है उसके लिए भी प्रोत्साहित नहीं करते। और आज गेहूं और चावल की जो अवस्था ऐसी हुई है कि आज उसकी प्राइस ही नहीं बढ़ रही है। मुझे बताइए, मुंबई में मैं रहता हूँ, हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बर्तन मांजने के लिए जो मिट्टी और फ्लैश मिलती है वो 18 रुपये किलो मिलती है, और चावल का भाव 12 रुपये किलो है, गेहूं का भाव 13 रुपये किलो है। आप थोड़ा याद करिए, जिससे शरीर में खून है उससे खून निकालो, जिसके पास है नहीं तो उससे क्या निकालोगे? कोई किसान ही मिलेगा नहीं, सबके ऊपर कर्जा है। और इसलिए रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी उद्ध्वस्त हुई। उसके कारण तो मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर और दिल्ली में जो पॉपुलेशन का आ रही बढ़ रही है, इसका कारण गांव जाने के लिए रोड नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं है, तीनों है तो पढ़ाई नहीं है। हॉस्पिटल की अवस्था ऐसी है कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो बिल्डिंग नहीं, दोनों है तो दवाई नहीं, तीनों है तो कौन भरने के लिए जाए, हॉस्पिटल की हालत है। जो क्वालिटी लाइफ दिल्ली मुंबई में है वो गाँव में नहीं है। रोजगार नहीं है, रोड नहीं है। मैं जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी उन्होंने अपॉइंट की थी विलेज कनेक्टिविटी के लिए, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो 60,000 करोड़ की, वो बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। अब उस योजना के समय मेरे साथ रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे, नाबार्ड के चेयरमैन थे। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के 6.5 लाख गाँवों को अगर मजबूत रोड से बनाया जाएगा तो देश में 1,06,000 करोड़ का GDP बढ़ेगा। गांव के फल फूल सब्जियां आएंगी। एक उत्तर प्रदेश में इतनी बड़े बड़े 8,000 करोड़ रुपए बड़ी बड़ी मूर्तियां खड़ी की गई, और आगरा में आलू होता है तो कोल्ड स्टोरेज नहीं है, आलू फेंक देते हैं। अगर कोल्ड स्टोरेज और प्री कूलिंग प्लांट भी हर डिस्ट्रिक्ट में आए तो कितना बड़ा सेविंग होगा। मैं नहीं कहता, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा है कि देश में 58,000 करोड़ रुपए का अनाज हर साल सड़ जाता है और 80,000 करोड़ रुपए के फल फूल सब्जियां सड़ जाती हैं। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हमने प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज और गोडाउन्स अगर तैयार किए तो मेरे हिसाब से इसके लिए अगर इंडस्ट्री को अगर साथ में लिया, ये FDA, ये फूड कॉरपोरेशन वगैरह, ऊपर में टीन के शीट से ऐसा पानी आता है और टीवी पर हम देखते हैं यहाँ इतना अनाज सड़ गया, यहाँ इतना अनाज सड़ गया। तो प्राइवेट में गांव में किसानों को बनाओ कि आप गोडाउन तैयार करें।